तो आज का जो लेक्चर है वो क्लास 12 का है फिजिक्स का, जिसमें हम पढ़ेंगे कूलाम का नियम। तो कूलाम का नियम क्या है ये जानेंगे। तो कूलाम ने बेसिकली बताया क्या था। तो कूलाम ने दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच, इससे पिछले वाले वीडियो में मैंने आवेश क्या है इसके बारे में डिटेल बात बता रखी है। तो कूलाम ने दो स्थिर बिंदु आवेश के बीच कार्य करने वाले बल के संबंध में एक नियम दिया है, जिसे कूलाम का नियम कहते हैं। कूलाम ने दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य कार्य करने वाले बल के संबंध में एक नियम दिया है, जिसे कूलाम का नियम कहते हैं। इस नियम में क्या बताया गया है कि यदि दो स्थिर बिंदु आवेश हो, बहुत छोटे दो बिंदु आवेश हो, बिंदु के आकार के, और वो परस्पर, मान लीजिए वो आवेश Q1 है और Q2 है, और वो कुछ दूरी पर रखे हुए हो, मान लीजिए वो दूरी कितनी है, R है। तो जो कूलाम ने बताया है कूलाम के नियम के अनुसार, चलो कुछ बातें लिख लेते हैं फिर बात करते हैं। तो कूलाम ने क्या किया है, कूलाम ने दो बिंदु आवेशों, कूलाम ने दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य कार्य करने वाले बलों के संबंध में एक नियम दिया, जिसे कूलाम का नियम कहते हैं। तो इस बात को एकदम नोट कर लेंगे, याद रखेंगे कि कूलाम ने दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य कार्य करने वाले बलों के संबंध में एक नियम दिया, जिसे कूलाम का नियम कहते हैं। इस नियम के अनुसार क्या बताया है इन्होंने, तो इस नियम के अनुसार इन्होंने अपने नियम के अनुसार क्या बताया है कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य कार्य करने वाला बल दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है। ठीक है, कूलाम ने क्या कहा है कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य कार्य करने वाला बल दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है। और दूसरा बात क्या बताया है, तथा उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी उनके बीच की जो दूरी है, ये बल जो है उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। ये दूरी कितनी है, R है। तो मान लीजिए कि दो स्थिर बिंदु आवेश Q1 Q2 है, जो परस्पर R दूरी पर रखे हुए हैं। तो ये बल क्या बताता है, कूलाम का नियम बल के संबंध में क्या बताता है कि ये जो बल होगा दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होगा, तथा उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। तो इस बात को लिख लीजिए, कूलाम का नियम क्या बताता है। तो इस नियम के अनुसार दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य कार्य करने वाला बल उन आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो
तो ये कूलाम का नियम है। कूलाम का नियम लिखते समय क्या बात करेंगे कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य कार्य करने वाला बल उन आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। फिर जो है इस नियम की व्याख्या करने के लिए कुछ बातें हम मानेंगे। क्या मान लेंगे, इसको लिख लेंगे कापी पर कि माना दो बिंदु आवेश Q1 व Q2 हैं जो परस्पर एक दूसरे से r मीटर की दूरी पर रखे हुए हैं। तब कूलाम के नियमानुसार कूलाम के नियमानुसार यदि उन दोनों आवेशों के मध्य कार्य करने वाला बल F हो, कार्यकारी बल F हो, तो यह हो जाएगा F समानुपाती Q1 Q2 और व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा 1/r²। फिर इन दोनों को इकट्ठा कर देंगे तो देखिए ये वाला पक्ष बराबर है तो ये वाला पक्ष भी आपस में इधर बराबर कर देंगे तो ये हो जाएगा F प्रोपोर्शनल Q1 Q2 और गुणे में 1/r²। इकट्ठा कर दीजिए तो हो जाएगा F प्रोपोर्शनल Q1 Q2/r²। ये जो है कूलाम का नियम है, ठीक है। इसी में आगे लिखेंगे तो अगर ये जो हमारा आवेश इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटाएं, अगर इस समानुपातिक नियतांक को हटाएं तो आसानी से हट जाएगा, कोई एक नियतांक आ जाएगा। तो ये हो जाएगा F बराबर और एक नियतांक कोई आ जाएगा, मान लीजिए वो K है तो Q1 Q2/r²। जहां पर ये K क्या है तो ये K एक समानुपातिक नियतांक है। जहां K एक समानुपातिक नियतांक है, जहां K एक समानुपातिक नियतांक है, ठीक है। अब अगर ये जो आवेश है ये निर्वात अथवा वायु में रखे हुए हो, यदि आवेश निर्वात अथवा वायु में रखे हुए हो तो इस K की एक प्रैक्टिकली फिक्स वैल्यू होती है, इस K का एक फिक्स मान होता है। तो प्रयोगों द्वारा K का मान प्राप्त किया गया है। तो प्रयोगों द्वारा प्राप्त K का मान, तो वो K का मान जो होगा वो K बराबर होता है 1/4πε0। यानी इस वाले समीकरण में हम K के स्थान पर 1/4πε0 रख देंगे। तो यहाँ पर F = हो जाएगा 1/4πε0 Q1 Q2/r²। तो ये कूलाम का नियम है, इसको नोट कर लीजिए जल्दी से और तब तक इसको हटाया दे रहा हूं। अब चूंकि हमें एक बात पता चल चुकी है कि यह जो एक समीकरण पता चला है हमको F = 1/4πε0 Q1 Q2/r²। यह कब के लिए है, जब यह दोनों आवेश कहाँ रखे हो, निर्वात अथवा वायु में रखे हो। ये Q1 Q2 या तो निर्वात में रखा हो या फिर वायु में रखा हो, तब के लिए ये फार्मूला वैलिड है। अगर यह आवेश किसी माध्यम में रखे हुए हो, माध्यम क्या मतलब, जैसे वायु और निर्वात को छोड़कर, जैसे मिट्टी के तेल में रखे हो, मोम में रखे हो, किसी माध्यम में रखे हो, तब क्या हो जाएगा, तो ये ε0 तो रहेगा ही रहेगा और एक और नियतांक आ जाएगा जिसे हम कहेंगे उस माध्यम का परावैद्युतांक, ठीक है। तो यदि आवेश किसी माध्यम में रखे हो, अगर आवेश किसी माध्यम में रखे हुए हैं तब क्या होगा, तो हमारा नया फॉर्मूला आ जाएगा F = 1/4πε0 और प्लस में जो है एक बात और आ जाएगा
या डायरेक्ट इप्सिलॉन आ जाएगा, और फिर ये बात रहेगी Q1 Q2 और अपान आर स्क्वायर। अब यहां पर अगर हम निर्वात इप्सिलॉन जीरो की बात करें कि यहां पे क्या है, तो ये वाला जो कांस्टेंट है इसको बोलते हैं इप्सिलॉन जीरो, इप्सिलॉन जीरो। और यह जो इप्सिलॉन जीरो है ये निर्वात की वैद्युतशीलता है, ये निर्वात की वैद्युतशीलता है, निर्वात की वैद्युतशीलता है। इस वाले फार्मूले में ये जो इप्सिलॉन जीरो है ये निर्वात की वैद्युतशीलता है। और फिर हमने कहा यदि आवेश किसी माध्यम में रखे हुए हो तो फार्मूला चेंज होकर के हो जाएगा 1/4 इप्सिलॉन जीरो Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर। जहां पे ये जो इप्सिलॉन है, जहां पर ये जो इप्सिलॉन है, यह इप्सिलॉन उस माध्यम की वैद्युतशीलता है, उस माध्यम की वैद्युतशीलता है, वैद्युतशीलता है। और हमने एक रिलेशन देखा है अभी, अगर इन दोनों इक्वेशन को बराबर किया जाए तो क्या होगा, इन दोनों समीकरण से, यानी अगर इसको हम समीकरण फर्स्ट मान लें और इसको समीकरण सेकंड मान लें तो क्या होगा कि समीकरण फर्स्ट और सेकंड से या फिर इसको अभी यही रहने दें, तो हमको सॉल्व करने पर एक रिलेशन प्राप्त होता है, और वो रिलेशन ये हो जाएगा कि इप्सिलॉन इक्वल टू होता है इप्सिलॉन जीरो के, जहां पर यह जो इप्सिलॉन जीरो है यह निर्वात की वैद्युतशीलता है, और यह जो के है ये उस माध्यम का परावैद्युतांक है जहां पर आवेश रखे गए हैं। तो अगर यहाँ पे हम रखना चाहें तो एक और बात रख सकते हैं, यानी इप्सिलॉन के स्थान पर इप्सिलॉन जीरो के रख सकते हैं। तो हमारा नया समीकरण क्या बन जाएगा, F इक्वल टू 1/4 पाई इप्सिलॉन जीरो के Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर। ओके, चलो आगे देखते हैं। तो जो नया समीकरण हमारे सामने बनकर आया वो समीकरण क्या है, तो वो समीकरण हमारा हो जाएगा F इक्वल टू 1/4 पाई इप्सिलॉन जीरो के Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर। ठीक है, अब यहां पर बात आती है कि ये के क्या है, तो जहां के उस माध्यम का परावैद्युतांक है जहां आवेश रखे हुए हैं, जहां आवेश रखे गए हैं, ठीक है, रखे गए हैं, तो ये उस माध्यम का अपवर्तनांक है, उस माध्यम का परावैद्युतांक है जहां पर आवेश रखे गए हैं। अलग अलग माध्यमों के लिए ये जो के की वैल्यू है वो अलग अलग होती है। जैसे अगर हम बात करें निर्वात के लिए, तो जो निर्वात होता है, निर्वात के लिए जो के की वैल्यू होती है वो होती है 1। निर्वात में इस परावैद्युतांक का मान 1 होता है। इसी प्रकार से अगर हम वायु की बात करें तो वायु में या वायु के लिए इस के की जो वैल्यू होती है वो लगभग 1 होती है, लगभग 1 के बराबर होती है। जबकि अगर हम किसी भी माध्यम की बात करें, किसी माध्यम के लिए, तो किसी भी माध्यम के लिए इस जो के की वैल्यू होती है, ये के की वैल्यू हमेशा 1 से बड़ी होती है, 1 से हमेशा ज्यादा रहेगी। अब यही बात अपने इस वाले पे फार्मूले पे लागू करो, तो यहाँ पे क्या है, ये अगर हम निर्वात के लिए इस फार्मूले का यूज करें तो हमारे पास एक समीकरण आया था F इक्वल टू 1/4 पाई इप्सिलॉन जीरो के Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर। अब अगर ये आवेश निर्वात में रखे हो तो इस के की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, और जैसे ही के की वैल्यू 1 होगी तो बचेगा क्या, 1/4 पाई इप्सिलॉन जीरो Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर, जो कि किसके लिए था, निर्वात के लिए था। ठीक है, फिर अथवा वायु के लिए भी था। तो यहां भी अगर मान ले कि ये हमारे ये जो है आवेश वायु में रखा हुआ है,
तो भी के की वैल्यू लगभग लगभग 1 आ जाएगी, फिर वही समीकरण प्राप्त हो जाएगा F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बटा R स्क्वायर। ठीक है, तो इतना नोट कीजिए, उसके बाद आगे देखते हैं। नोट हो गया होगा। तो अब हमारे सामने एक समीकरण हमको मिल चुका है। वो समीकरण क्या है? तो समीकरण हमको यह मिल चुका है कि यह निर्वात के लिए मिला है, निर्वात के लिए। तो निर्वात के लिए हमको समीकरण क्या मिला है? F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बटा R स्क्वायर। ठीक है, और हमने प्रयोगों द्वारा इस 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 की वैल्यू निकाल ली, प्रयोगों द्वारा प्राप्त हुआ है। तो कहां से प्राप्त हुआ है? प्रयोगों द्वारा। प्रयोगों द्वारा इस 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 की जो वैल्यू मिली है वो मिला है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 की वैल्यू मिली है 9 × 10⁹। तो अब हम अगर यही वाली वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के स्थान पर 9 × 10⁹ रख दे तो समीकरण कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, यानी हो जाएगा F इक्वल टू 9 × 10⁹ Q1 Q2 बटा R स्क्वायर। तो ये हमको एक नया समीकरण मिल जाएगा। ठीक है, इसको नोट कीजिए। एक वैल्यू छूट गई है तो उसको भी लिख लीजिए कहीं पर। ये जो एप्सिलॉन 0 था, एप्सिलॉन 0 ये क्या था? निर्वात की वैद्युतशीलता थी, निर्वात की वैद्युतशीलता। और इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 8.85 × 10⁻²। तो कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो इसको भी जो है नोट कर लीजिए, ये भी इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव में आ जाता है कभी कभी। अब अगर इतनी बात हो गई है तो कुछ नोट पॉइंट भी समझेंगे, वो क्या है तो चलो देखते हैं। हमने यह जान लिया है कि दो आवेशों के मध्य कितना बल कार्य करता है। दो बिंदु आवेश हों तो उन दोनों बिंदु आवेशों के मध्य कितना बल कार्य करता है, ये हमने जान लिया है। तो जैसे एक बिंदु आवेश ये है और एक बिंदु आवेश ये है, इसके मान पर अभी हमने, इसके वैल्यू पर अभी हमने फोकस नहीं किया है कि इसकी वैल्यू कितनी है। मान लीजिए Q1 था, ये Q2 था, तो ये 5 कूलाम हो, ये 10 कूलाम हो तो क्या होगा, या ये 5 कूलाम है तो ये भी 5 कूलाम हो तो क्या होगा, या फिर ये -5 कूलाम हो और जो है ये +5 कूलाम हो तो क्या होगा। इस बात पर चर्चा करेंगे कि ये दोनों आवेश समान हो तो कितना बल लगेगा, ये दोनों आवेश भिन्न भिन्न हो तो कितना बल लगेगा, ये दोनों आवेशों के चिन्ह यानी दोनों आवेश समान प्रकृति के हों, यानी अगर एक प्लस वाला है तो दूसरा वाला भी आवेश प्लस वाला हो, या दोनों माइनस माइनस वाले हों तो उन पर बल कैसे लगेगा, इस बात पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट क्या जानेंगे कि यदि दोनों आवेश समान हो, तो सबसे पहला पॉइंट क्या जानेंगे, यदि दोनों आवेश समान, ये दोनों आवेश समान, यानी कि जो Q1 है, यानी यहां पर अगर बात करें एक बिंदु आवेश ये है, एक बिंदु आवेश ये है, ये Q1 है और ये Q2 है, ये परस्पर एक दूसरे से r मीटर की दूरी पर रखे हुए हैं। और सबसे पहली कंडीशन क्या है, तो इस वाली कंडीशन में है कि Q1 जो हमारा है वो Q2 के बराबर है, तब की हम बात कर रहे हैं जब Q1 और Q2 दोनों आपस में क्या हो, बराबर हो। तो जब दोनों आवेश बराबर होंगे तो यहां पर कंडीशन देखिए क्या हो जाएगी, यानी किस आवेश के वजह से लगने वाला बल, यानी इधर F है
और इसके वजह से बल लगने वाला जो F है वो इधर हो जाएगा, यानी ये Q1 के वजह से। अगर इसको इस प्रकार से समझें कि इस वाले के वजह से यहाँ जो बल लग रहा है यानी F1, और इसके वजह से यहाँ जो बल लग रहा है वो F2, क्या होगा इस बात पर हम विचार करेंगे। तो ये कहां से होगा? सदिश के नियम से। सदिश के नियम से हमने क्लास 11 में पढ़ रखा है सदिश का नियम। तो वहां से क्या हो जाएगा कि जो हमारा वेक्टर F12 है, F12 का मैग्नीट्यूड वो बराबर होगा वेक्टर F21 के मैग्नीट्यूड के, और यह बराबर होगा टोटल F के। तो ये बात कैसे हुआ इसको देखिए। तो यहां पे ये Q1 है और यहां पर ये Q2 है। अब ये कुछ दूरी पर रखे हुए हैं, तो यहाँ पे ध्यान ये देंगे कि दोनों आवेश बराबर हैं, यानी कि यहां से इसके वजह से लगने वाला बल, या इसको डेरिवेट करके दिखा देते हैं और अच्छा हो जाएगा। अभी चिन्ह की बात नहीं कर रहे हैं। तो इसके वजह से जो इधर बल लग रहा है ये Q1 Q2 पर बल लगा रहा होगा, Q1 Q2 पर बल लगा रहा होगा, और इस बल को कहेंगे F12, यानी कि 1 के वजह से 2 पर लगने वाला बल, और फिर ये वाला इस पर बल लगा रहा होगा, यानी कि ये हो जाएगा वेक्टर F12, यानी Q2 के वजह से Q1 पर लगने वाला बल। अब हम देखेंगे कि क्या ये दोनों आपस में बराबर है या क्या है। तो सबसे पहले F12 की बात करें तो F12 क्या हो जाएगा? तो वो हो जाएगा, क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 और R स्क्वायर, ठीक है। और उसके बाद दूसरा जो है देखेंगे कि F ये 2-1 हो जाएगा, ये 1-2 हो जाएगा, इसके वजह से इधर बल लगने वाला, इसके वजह से इधर जो हो जाएगा वो 2-1 हो जाएगा। तो अभी हमने F12 देखा था। अब हम देखेंगे वेक्टर F21, तो वो भी क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 और बटा R स्क्वायर। अब देखो इसका ये वाला पक्ष दोनों का बराबर है आपस में, तो ये वाले पक्ष भी आपस में बराबर हो जाएंगे, चिन्ह की बात नहीं की जा रही है। तो यहाँ सदिश के नियम से वेक्टर F12 का मैग्नीट्यूड बराबर होगा वेक्टर F21 के मैग्नीट्यूड के, और ये बराबर होगा टोटल F के। घेर दीजिए, ठीक है। तो बाकी बातें जो है वो अगले पार्ट में होंगी। अभी के लिए केवल इतना ही, धन्यवाद।